अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश। आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज, जिसे हम रोमांटिक एज या रोमांटिसिज्म के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड लगभग माना जाता है 1798 से 1832। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो अब हम देखते हैं उस ज़माने में ऐसा क्या हुआ जो इस एज को हम रोमांटिक एज कहते हैं। ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिसका उस एज के राइटर्स और पोइट्स पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जैसे कि बास्तील की जेल का पतन हुआ। बास्तील की जेल जो थी वो बास्तील का किला था जो निरंकुश शासन का प्रतीक समझा जाता था। क्रांतिकारियों ने तबाह किया। क्रांतिकारियों ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। इस जमाने में एक महान फिलोसोफर भी हुए हैं जिनका नाम जीन जैक्स रूसो है, जिन्होंने मानव नेचर की बहुत प्रशंसा की और सोशल डेमोक्रेसी की ओर अपना क्लेम किया। इन्होंने कहा था कि आप अपनी जो आर्टिफिशियल दुनिया है, आर्टिफिशियल कानून और सभ्यता हमसे ले लीजिए, हम लॉ ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक अवस्था में ही खुश रहेंगे, हमसे सारे कानून हटा लीजिए। इस एज में और भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिसने आम आदमी के दिमाग को झकझोर कर रख दिया। पॉपुलेशन शिफ्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति जिससे मशीनें काम करने लगी, मजदूर बेरोजगार हो गए, इंक्रीजिंग मर्चेनाइजेशन, दुकानदारी सिस्टम बढ़ने लगा, इंडस्ट्री बढ़ने लगी, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया यानी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, भारी गिरावट आई, आम जन जीवन को काफ़ी नुकसान हुआ। डिस्पैरिटी यानी बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई। इसी ज़माने में ल्यूडाइट राइट्स हुए। ल्यूडाइट मजदूर हुआ करते थे कपड़ा मिलों और कपड़ा कारखानों के। इस एज को एज ऑफ रिवॉल्यूशन यानी इनकलाबों का ज़माना या क्रांति का ज़माना भी कहते हैं, क्योंकि इसी एज में अमेरिका आज़ाद हुआ। इस एज में इंग्लैंड के राजा थे अमेरिका की आज़ादी के समय, किंग जॉर्ज थर्ड। उन्हीं के पागलपन से अमेरिका आज़ाद हुआ था। ये एज में से पहले पूरी दुनिया आर्टिफिशियल होती चली गई थी, जिससे पोएट्स लोगों ने उसके खिलाफ एक रिवोल्ट किया, एक इनकलाब लाए। तो अब तक आप समझ गए होंगे उस ज़माने की ऐतिहासिक घटनाएं कैसी थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका कैसा रहा था। तब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत उसके कल्चरल बैकग्राउंड पर। तो जब हम कल्चरल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो उस ज़माने में बात कर लेते हैं जो रोमांटिक आंदोलन था। रोमांटिक इसे आंदोलन कहा जाता है क्योंकि एक रिवॉल्यूशन था अगेंस्ट नियो क्लासिज्म और एनलाइटनमेंट के एज के खिलाफ और आर्टिफिशियल दुनिया के खिलाफ। तो इस मूवमेंट का जो था हमेशा नकारात्मक रवैया था, नेगेटिव एटीट्यूड था टुवार्ड्स एग्जिस्टिंग, जो समय की एग्जिस्टिंग अस्तित्व की व्यवस्था थी, चाहे वो सोशल कंडीशन हो चाहे पॉलिटिकल कंडीशन हो। आपको मैं पहले बता चुका हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, सोशल इक्वालिटी थी नहीं वहाँ, पॉलिटिकल राजा राज करता था। उसके बाद से यहाँ रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ पर जनता का राज्य हुआ। कल्चर के लिहाज से भी ये एज बहुत ही इम्पोर्टेंट एज मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एज में बड़ी तगड़ी रिएक्शन हुई थी नियो क्लासिज्म के खिलाफ, जिसे हम रिवॉल्यूशन मान सकते हैं। 1798 में लिरिकल बैलेड्स, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज की संयुक्त रचना थी, इसके प्रकाशित होने पब्लिश होने के साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। रोमांटिक एज से पहले जो नियो क्लासिकल एज था उसमें काफ़ी ज़्यादा नियम थे, बहुत सारी बाउंडेज थी कि जो लिटरेचर होना चाहिए वो आदमी के लिए होना चाहिए, उसमें कुछ मोरल हो, कुछ सीख हो, और बड़े बड़े नियमों का पालन करते थे, जिसे इस एज के यानी रोमांटिक राइटर्स ने इस रिस्ट्रेन जो बाउंडेज की जंजीरें थी उनको तोड़ करके फ्री इमेजिनेशन से अपनी रचनाएं की। ये एज 1832 तक मानी जाती है। 1832 तक, जब वाल्टर स्कॉट साहब की डेथ हुई और रिफॉर्म बिल पास हुआ। यूँ तो 1832 के बाद के राइटर्स की भी रचनाओं में रोमांटिक एज का प्रभाव साफ देखने को मिलता है, लेकिन रोमांटिक एज 1832 तक ही मानी जाती है ज़्यादातर विद्वानों के द्वारा। ठीक है, अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म, तो इसमें हम देखेंगे इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इमेजिनेशन। इस एज के राइटर्स की रचनाओं में हमको काफ़ी ज़्यादा कल्पनाएं देखने को मिलती हैं, काफ़ी कल्पनीय रचनाएं मिलती हैं।
आइडियलाइजेशन ऑफ नेचर, नेचर का आदर्शीकरण किया जाता है। वर्ड्सवर्थ को तो प्राइस्ट ऑफ द नेचर भी कहा जाता है। और इस चीज़ का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये भी है इंडिविजुअलिज्म। इस एज में काफ़ी ज़्यादा रचनाओं में व्यक्तिवाद देखा जा सकता है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ कॉमन प्लेसेस, ये भी एक बड़ा कैरेक्टर है, क्योंकि आम जगहों को किस तरह से ग्लोरीफाई किया गया है। द ल्यूर ऑफ एग्जॉटिक इस एज की रचनाओं में देखने को मिलता है। जिस द ल्यूर ऑफ एग्जॉटिक का मतलब है विदेशी चीज़ों के प्रति आकर्षण, यानी इस एज की जो राइटर्स थे उनकी रचनाओं में विदेशी चीज़ों का आकर्षण भी देखा जा सकता है। तो अब हम इस एज की मेन कैरेक्टरिस्टिक इमेजिनेशन को देख लेते हैं। इमेजिनेशन के बारे में विलियम ब्लेक साहब ने एक बात कही थी। विलियम ब्लेक साहब ने कहा था, मैन इज़ ऑल इमेजिनेशन, आदमी कुछ नहीं, सब एक कल्पना है। गॉड इज़ मैन, यानी कि भगवान आदमी है। एंड एग्जिस्ट इन अस, और वो हम में रहता है। एंड वी इन हिम, और हम उसमें रहते हैं। ऑल थिंग्स एग्जिस्ट इन द ह्यूमन इमेजिनेशन, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ह्यूमन इमेजिनेशन यानी मानवीय कल्पनाओं के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा कहा था विलियम ब्लेक साहब ने। तो अब हम रोमांटिक एज की कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। इमेजिनेशन उस एज की कहा जाती है कि वो सुप्रीम फैकल्टी हुआ करती थी उस एज में, माइंड की, डायनामिक और एक्टिव। इमेजिनेशन जो है यूनिफाई कर सकती है डिफरेंट एलिमेंट्स को कॉम्प्लेक्स पूरे भाग में। फॉर एग्जांपल उस ज़माने में कुबला खान नाम की एक रचना लिखी थी एस.टी. कॉलरिज साहब ने। ठीक है, ये एस.टी. कॉलरिज साहब को कुबला खान का ख्वाब आया था एक शाम को, ऐसा कहा जाता है। तो उस ख्वाब के आधार पर इन्होंने उसकी कुबला खान की रचना कर दी थी, एक पोएम लिख डाली थी कुबला खान के ऊपर। और कुबला खान जो है वो एक बड़े राजा गुजरे हैं युआन डायनेस्टी के। तो रोमांटिक एज में इमेजिनेशन के बेस पर कुछ इसकी सजेस्टेड पोएम्स देख लेते हैं जो इस एज की इमेजिनेशन की बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं विलियम ब्लेक साहब की द टाइगर, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है इमेजिनेशन का। और एस.टी. कॉलरिज साहब की द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर, द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर, ये भी बहुत फेमस पोएम है और ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इमेजिनेशन का। रोमांटिक पोएट्स ने अब इमेजिनेशन के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान दिया उसे नेचर कहते हैं। उनकी रचनाओं में नेचर को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिली है। वर्ड्सवर्थ को तो प्राइस्ट ऑफ द नेचर भी कहते हैं। नेचर के उन्होंने कई पहलू बताए हैं, अलग अलग पहलू बताए जा सकते हैं उनकी रचनाओं को देख के। जैसे कि ए हीलिंग पावर के रूप में, अ सोर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड इमेज, ए रिफ्यूज फ्रॉम द आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन जो है सिविलाइजेशन का, उसके खिलाफ एक शरण लेने की जगह। ठीक है, नेचुरल पोएट्री ऑफ मेडिटेशन, नेचुरल पोएट्री जो कि ध्यान की हो, नेचर से जुड़ी हुई। रोमांटिक एज की एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि उस एज के राइटर काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल्स हुआ करते थे। वो हमेशा सबकी समस्याओं के बजाय एक आदमी की समस्या को भी देखना पसंद करते थे। इंडिविजुअलिज्म वो होता है किसी चीज़ का व्यक्तिवाद, किसी एक चीज़ को देखना, इसे हम इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। जैसे कि वो एक आदमी को ऐसे देखते थे, इंडिविजुअल ही तौर पर ही हर आदमी को देखते थे इन सॉलिटरी स्टेट में। ठीक है, उनकी रचनाओं में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता था स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल्स माइंड, हर आदमी के दिमाग की कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ पर। हर किसी को वो इंडिविजुअली लेते थे, सबको खास और आम तौर पर नहीं लेते थे। उनके लिए हर कोई इंडिविजुअल था, खास था। उनका जो ध्यान था, उनकी अटेंशन जो थी वो अदर वर्ल्ड की सोशल सिविलाइजेशन की तरफ नहीं थी, बल्कि उनका अटेंशन था इनर वर्ल्ड ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, आदमी के अंतरात्मा की, अंदर की दुनिया की ओर उनका जो था अटेंशन ज़्यादा था। इसीलिए इन राइटर्स को व्यक्तिवादी या इंडिविजुअलिस्ट कहा जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ पोएम्स देख लेते हैं, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म की। जैसे कि वर्ड्सवर्थ साहब की प्रिल्यूड और बायरन साहब की चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज इंडिविजुअलिज्म का बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये व्यक्तिवाद की बेहतरीन एग्जाम्पल है। इन पोएम्स में आपको व्यक्तिवाद की झलक मिल जाएगी। रोमांटिक एज की अगली कैरेक्टरिस्टिक है द ल्यूर ऑफ एग्जॉटिक,
यानी कि विदेशी चीज़ों के प्रति आकर्षण। ठीक है, उस ज़माने के राइटर्स का डिस्टेंट प्लेसेस, जो दुनिया से दूर की चीज़ें हैं, उनके प्रति काफ़ी लगाव था। जैसे कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथी जो थे, ये रिवर साइड में रहते थे। इनको लेक पोएट्स भी कहा जाता है या लेकर्स भी कहा जाता है। बायरन और शैली ने खुद पर एग्जाइल थोप रखा था। ठीक है, और उनके मन में जो डिस्टेंट प्लेसेस होती थी, उनकी इमेज ज़्यादा बढ़ती थी। अगला जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अलाउ फ्री टू सुपर नेचुरल। ये मेन फीचर्स हैं रोमांटिक एज के। उस एज के राइटर्स के मन में दूर की डिस्टेंट प्लेसेस यानी अनजान, विदेशी, बहुत दूर की चीज़ों को जानने के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी और उन चीज़ों के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करते थे। इमेजिनेशन तो बहुत ज़्यादा थी। इसी को द अल्यूर ऑफ एग्जॉटिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सजेस्टेड पोएम्स देख सकते हैं, जैसे कि वर्ड्सवर्थ साहब की लूसी ग्रे, द सॉलिटरी रिपर, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग एंड लंदन 1802 इसके बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। इसी तरह जॉर्ज गॉर्डन बायरन साहब की भी रचनाएं हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर द मेड ऑफ एथेंस, एडियू एडियू माई नेटिव शोर, इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। अब हम रोमांटिक एज के लिटरेरी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। रोमांटिक एज के लिटरेरी फीचर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे पोएट्री की। ठीक है, पोएट्री को हम 3 भागों में बांट सकते हैं इस एज की: प्री रोमांटिसिज्म, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। तो प्री रोमांटिसिज्म में हमारे बात करते हैं, प्री रोमांटिसिज्म कहते हैं रोमांटिक एज से पहले के पोएट्स का काल, यानी कि नियो क्लासिज्म में जो रोमांटिक्स रचनाएं करते थे, जिसमें कि विलियम ब्लेक साहब आते हैं और रॉबर्ट बर्न्स साहब आते हैं विशेष रूप से। और दूसरे तौर पर हम देख सकते हैं लिटरेरी में लेकर्स यानी लेक पोएट्स, जो कि फर्स्ट जनरेशन के थे, जिन्होंने रोमांटिक एज की शुरुआत की। इसमें मेनली आते हैं वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउथी। इनको लेक पोएट्स भी कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन में ये मेन थे लेक पोएट्स। और उसके बाद आते हैं रिवोल्यूशनरी पोएट्स, यानी कि सेकंड जनरेशन रोमांटिक एज की। इस सेकंड जनरेशन में रोमांटिक एज की मेनली पोएट्स आते हैं, जैसे कि बायरन साहब, शैली साहब और कीट्स साहब। ये सेकंड जनरेशन में मेन पोएट्स हैं। अगला हमारा लिटरेरी फीचर है नॉवेल्स। इस एज में काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स भी लिखी जा रही थी। इस एज की जो सबसे फेमस नॉवल राइटर हैं या नॉवलिस्ट है, जेन ऑस्टिन। इनकी नॉवेल्स बहुत सीधी सादी होती थी। उनका थीम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, बहुत ही सीधा साधा होता था। उनकी लव और मैरिज की थीम पर ही उनकी नॉवेल्स बेस्ड होती थी। अगले हमारे नॉवलिस्ट हैं वाल्टर स्कॉट साहब। ये हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखते थे। इनकी नॉवेल्स हिस्टोरिकल होती थी। अगला हमारा लिटरेरी फीचर है प्रोज। इस एज में प्रोज भी लिखा जा रहा था। इस एज के प्रोज में न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स काफ़ी ज़्यादा पब्लिश्ड हो रहे थे। इस एज के अगर हम फेमस राइटर्स की बात करें, प्रोज राइटर्स की, तो लैम्ब, हैजलेट और डी क्विंसी साहब थे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।